Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। इंटीग्रेट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसके ऑप्शन में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेट एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको मैंने आई कह दिया, इसकी जो भी वैल्यू है उसको मैंने आई कह दिया। तो हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब सब्सटीट्यूट मेथड यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स को मैंने बोल दिया टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट अगर करें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स और टी का कितना हो गया डी टी। तो ये वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स की जगह में लिख दिया डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला, है ना। अगर होता है, हमें एक फॉर्मूला मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या आंसर मिलता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे x की जगह t दे रखा है और ए स्क्वायर की जगह 4 दे रखा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेरे पास आंसर आएगा साइन इनवर्स x की जगह t और a की वैल्यू कितनी है 2। ए स्क्वायर 4 है तो a कितना हो गया 2 प्लस सी। फिर हम t की वैल्यू वापस यहाँ पे रख लेते हैं। तो t की वैल्यू कितनी है साइन x, तो हमें आंसर क्या मिल गया, साइन इनवर्स साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन में जो सवाल है उसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन की। तो हमने इसको बोल दिया आई, तो आई इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आईलाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन किया वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इसको सही से प्रॉपर्ली मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 को बाहर निकाल दिया तो अंदर बना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहूँ एक ही बात है, ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए +1 और -1 करके इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ऊपर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर में एक बार +1 और एक बार -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, सेपरेट करने पे मिला 1 डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को मैंने डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। अब इसको फाइनल हम इंटीग्रेट करके आंसर बता लेते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स कितना हो गया x/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ टेन इनवर्स एक्स। तो आगे बाहर 1/2 है तो क्या मिल गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का कांस्टेंट साथ में, हर एक जगह हम प्लस एक सी लिख लेते हैं क्योंकि इनडिफिनाइट हमारे पास इंटीग्रल है तो प्लस का हमें कांस्टेंट यहाँ पर लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस x/2 प्लस टेन इनवर्स x/2। हम टेन इनवर्स एक्स वाले पदों को ऐड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आंसर होगा राइट, और ये भी हमारा राइट आंसर है। तो 21st के हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जो ऑप्शन में आए थे। आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे पास है वो है परवले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y
तथा रेखा y इक्वल्स टू 3 यानी कि पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और लाइन y इक्वल्स टू 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है और उसका डायग्राम भी कॉपी में बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम की। तो जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा कि परवलय जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y दे रखा है, ये पैराबोला हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, और जो y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन होगी वो इस प्रकार की होगी, ये होगी y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन। ठीक है, अब हमें जो एरिया निकालना है बाउंडेड, वो हमें ये वाले जोन का एरिया निकालना है। ठीक है, पैराबोला लाइन से हमें ये वाला एरिया मिलेगा। अब हम जो स्ट्रिप लेने वाले हैं यहाँ पर, हमारे पास जो स्ट्रिप लेने के तरीके वो दो हैं, एक तो वर्टिकल स्ट्रिप, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। आपको जो इजी लगे वो ले। मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाला हूँ, तो ये मेरे पास एक वर्टिकल स्ट्रिप हो गई। ठीक है, सबसे सिंपल वर्टिकल स्ट्रिप होती है लेने की, ज़्यादा दोनों सिंपल ही है लेकिन थोड़ा इजी काम रहता है वर्टिकल स्ट्रिप लेने का। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वर्टिकल स्ट्रिप को इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच इसको हम मूव कराने वाले हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो x की वैल्यू होगी कितनी वो हम फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या मालूम है, y इक्वल्स टू 3 है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स पे y की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो 4 इंटू 3 12। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई +-2√3। ठीक है, ये हमें x मिल गया +-2√3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सिमेट्री है, ये जो y एक्सिस है उसके अराउंड सिमेट्री है, तो हम इस स्टेप को x इक्वल्स टू 0 से 2√3 तक ले जाएंगे, उसका डबल कर देंगे एरिया। यानी कि मैं लिख लेता हूँ एरिया इक्वल्स टू होगा 2 टाइम्स, ठीक है, x की लिमिट ले ली मैंने 0 से 2√3। ठीक है, तो इसके अराउंड अगर मैं इसको घुमाऊँ तो भी मेरे पास वही आंसर मिलेगा कि 0 से मैं 2√3 तक घुमा लेता हूँ, उसका डबल कर लूँगा तो वही मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो है y और जो चौड़ाई है वो dx। तो एरिया कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू y dx। y की वैल्यू क्या होगी, y होगा अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू y की। ठीक है, इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 0 to 2√3 y1 माइनस y2 dx। ठीक है, y1 है कि ऊपर वाला जो कर्व है उससे y की वैल्यू, और y2 है जो नीचे वाला कर्व है उससे y की वैल्यू। तो इसको अब हम एक अलग पेज पे, चलो इसी पेज पे इसको मैं कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ और बाकी के मैं रिमेनिंग आंसर निकालता हूँ। तो डायग्राम को मैंने एज इट इज़ रखा और जो हमारा एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स 0 to 2√3। y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ऊपर वाला y3 दे रखा है, नीचे जो y वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दे रखा है, तो y हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4। हमें इसका इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो a जो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स, इंटीग्रेट कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, तो 3 का इंटीग्रेशन हुआ 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का हुआ x³ बाई 4 इंटू 3 12। लिमिट क्या लग गई, 0 से 2√3। तो जो आंसर होगा वो होगा a इक्वल्स टू 2 टाइम्स, तो 2√3 रखने पर 3 इंटू 2√3 माइनस 2√3 का क्यूब डिवाइड बाई 12 माइनस 0 रखने पर 0। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 3 इंटू 2√3 हुआ 6√3 और 2√3 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, 2 टाइम्स, ये हमें मिल रहा है 6√3 माइनस 2 का क्यूब हुआ 8 और √3 का क्यूब हुआ 9√3 डिवाइडेड में कितना हमारे पास 12। तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए वापस मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो मैंने इसको ऊपर से इरेज कर लिया। अब जो एरिया की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास आ जाएगी 2 टाइम्स 6√3 माइनस, डिवाइडेशन करने पे हमें क्या मिलता है, ये मैंने √3 का क्यूब 9√3 नहीं होगा, वो 3√3 होगा। कितना होगा, 3√3, यहाँ पे गलत लिख रखा, 3√3 होगा। डिवाइड करने पे मेरे कितना मिलता है, 8 इंटू 3 हुआ 24 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कि 2√3। तो 6√3 माइनस 2√3 हुआ 4√3, तो 2 इंटू 4√3 हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर 8√3। और किस में आएगा आंसर, स्क्वायर यूनिट के अंदर।
तो ये हमारे पास मिल गया आंसर। तो एरिया कितना हो जाएगा 8√3। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पे जो क्षेत्र दे रखा वो है सेट ऑफ x, y वेयर x²/9 + y²/4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड x² + y² इज लेस और इक्वल्स टू 9। और हमें डायग्राम भी कॉपी के अंदर बनाना है। तो पहले ये दोनों फिगर बना लेते हैं। ये जो x²/9 + y²/4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये हमें दिख रहा है कि इलिप्स वाला एक इनइक्वलिटी हमें दे रखी है। तो उसको सबसे पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास है x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x² + y² इक्वल्स टू 9। तो एक दे रखा है इलिप्स और एक दे रखा है सर्कल। सर्कल की रेडियस 3 दे रखी है, इलिप्स की मेजर एक्सिस है 3 × 2 6 और माइनर एक्सिस है 2 × 2 4। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले इलिप्स बनाया, ये हमारे पास इलिप्स आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 3,0, ये -3,0। ठीक है, दोनों पॉइंट। फिर हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल की रेडियस 3 दे रखी है, सेंटर 0,0 है। तो ये हमने बना लिया सर्कल। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना है, काम चला लेना इससे। ठीक है, तो रफ है लेकिन हमें इतना मालूम है सिमेट्री यहाँ पर बन रही है। फिर हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो पहली कंडीशन दे रखी है x²/9 + y²/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जब भी इलिप्स वाले फॉर्मूले में ग्रेटर देन का साइन लग जाता है, ग्रेटर देन 1, यानी कि वो आउटसाइड है एरिया, और सर्कल वाले में जो लेस देन लगा वो यानी कि सर्कल के इनसाइड है। तो इलिप्स के आउटसाइड और सर्कल के इनसाइड यानी कि हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, ये हमें ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया की वैल्यू हमें निकाली। हम क्या करते हैं कि अगर हम ये एरिया निकाल दें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है 3 तक, y dx यानी कि अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ ये वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, तो इसकी अगर लेंथ y है और मोटाई dx है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा y dx। इसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मैंने डायग्राम्स वगैरह सबको इरेज कर लिए। मैं एक रफली डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ कि हमारे पास एक इलिप्स है और एक सर्कल है। ठीक है, ये वैल्यू -3 थी और यहाँ पे 3 वैल्यू थी, और हमने ये वाली स्ट्रिप यहाँ पर ले रखी है। ओके, तो हमारे पास जो आंसर मिला, जो भी फॉर्मूला मिला वो है एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 to 3 y dx। तो y की जगह हम क्या लिख लेंगे y1 - y2, यानी कि अपर वाले कर्व की y की वैल्यू माइनस लोअर वाले कर्व की y की वैल्यू। तो अपर वाला कर्व कौन है, वो है सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी x² + y² इक्वल्स टू 9। तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी √9 - x² माइनस नीचे वाला कर्व कौन है, वो है अपने पास इलिप्स। इलिप्स से जो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या है x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो मुझे मिलेगी 1 - x²/9 मल्टीप्लाइड बाई 4 और फिर इसका अंडर रूट। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए, वो है √a² - x² का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले एक तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो जो इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 3 ब्रैकेट √9 - x² माइनस 4 का रूट होता 2 को मैंने बाहर ले लिया, एलसीएम लिया 9 का रूट हुआ 3 भी बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर मुझे क्या मिल गया 9 - x²। ओके, और बाहर क्या आ गया dx। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है √9 - x² माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ √9 - x²। तो इसको हम एक बार और माइनस कर सकते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको वापस अपन इस पेज को इरेज करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जो एरिया है वो हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to 3। तो √9 - x² था, फिर माइनस था 2/3 टाइम्स √9 - x²। तो 1 में से 2/3 गया तो क्या मिला 1/3। उस 1/3 को अपने ले लिया बाहर, तो हमें क्या मिल गया 4/3 टाइम्स
इंटीग्रेशन ऑफ √9 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 to 3। अब √9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है तो उसका आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का। तो मैं साइड में यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है। तो जो √a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे 9 दे रखा है, a² 9 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 3। और इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। तो क्या मिल गया 4/3 और प्लस c यूज़ ना करके हम लिमिट्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो 4/3 फिर x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/3 और हमने लिमिट क्या रख दी 0 to 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमें चीज़ मिल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार अपर वैल्यू रखते हैं 3 और एक बार हम लोअर वैल्यू रखेंगे 0। तो 4/3 अपर वैल्यू रखी हमने 3। तो जो पहले वाला जो डाटा ये वाला, अगर इसके अंदर आप 3 रखते हो तो अंडर के अंदर मिलेगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 9 यानी कि क्या मिल गया 0। बाहर वाली वैल्यू से मतलब ही नहीं, मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है। प्लस 9/2 इंटू साइन इनवर्स 3/3 कितना हुआ 1। ठीक है, फिर माइनस लोअर वाली वैल्यू अगर अपन रखें तो 0/2 यानी कि 0 इंटू समथिंग क्या हुआ 0, और साइन इनवर्स 0/3 यानी साइन इनवर्स 0 यानी कि वो भी कितना हुआ 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 4/3 इंटू 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन की वैल्यू 1 कब आती है, वो आती है 90 डिग्री पे यानी कि π/2 पे। तो साइन इनवर्स 1 कितना हो गया π/2। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं अभी 4/3 इंटू 9/2 इंटू π/2। तो देखिए जो हमारा आंसर मिलेगा 4 इंटू 9 कितना हुआ 36 और डिवाइड में क्या 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 36/12 कितना हो गया 3। तो हमें क्या आंसर मिल गया 3 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर हुआ। तो आपको एग्जाम ये आंसर भी लिखना है और इसका डायग्राम भी अच्छे से प्रॉपरली आपको बनाना है। ठीक है, तो हमें एरिया कितना मिल गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, यदि A×B = C×D तथा A×C = B×D तो सिद्ध कीजिए कि A-D और B-C क्या होंगे समांतर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है कि एक चतुष्फलक के चारों शीर्ष दे रखे हैं 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2। तो इसका आयतन हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख रखे हैं, आप इसको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले ऑप्शन की, पहले क्वेश्चन की। यदि if A×B = C×D and A×C = B×D then prove that A-D is parallel to B-C। तो पहले इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दे रखा है, गिवन डाटा की हेल्प से ही हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होना, इसका मीनिंग उनके बीच एंगल की वैल्यू कितना होनी, 0 होनी या पाई होना, ये हमें मालूम है। तो ये हम एक रिजल्ट माइंड में रखेंगे। तो पहले बात करते हैं डाटा गिवन क्या है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A×B जो है वो इक्वल है C×D के। ओके, और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, वो गिवन है A×C जो है वो इक्वल है B×D के। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इनको करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ एक दूसरे से। तो माइनस करके मैंने लिखा तो मुझे क्या मिला A×B माइनस A×C इक्वल्स टू C×D माइनस B×D। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको लिख सकता हूँ A×B माइनस C
और राइट हैंड साइड में लिख सकता हूँ मैं C माइनस बी क्रॉस डी। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों डाटा को एक साइड लेके आ जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, A क्रॉस B माइनस सी माइनस C माइनस बी क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ इसके अंदर, तो जो ये माइनस के बाद जो सेकेंड वैल्यू C माइनस बी क्रॉस डी, तो C माइनस बी को अगर B माइनस सी लिखूँ तो एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है। और C माइनस बी क्रॉस डी को अगर मैं इंटरचेंज करूँ यानी कि D क्रॉस C माइनस बी करूँ तो भी एक माइनस बाहर आएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस डाटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A क्रॉस B माइनस सी माइनस, तो एक बार मैं इस डी को आगे लेके आया तो माइनस, और C माइनस बी को इंटरचेंज किया तो माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ये चीज़ हमें मिल गई। तो अब देख पा रहे हैं कि आप B माइनस सी दोनों टर्म्स के अंदर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A माइनस डी क्रॉस B माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। A माइनस डी क्रॉस B माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली प्रूफ हो चुका है। अगर ध्यान से आप देखें क्वेश्चन को कि दो वेक्टर है, एक तो A माइनस डी और एक है B माइनस सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब वो दोनों पैरेलल होते हैं, इनके बीच एंगल 0 होता है ना। A क्रॉस B होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो साइन थीटा अगर 0 है तो A क्रॉस B तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे A माइनस डी और B माइनस सी के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तभी तो इनका क्रॉस 0 आया है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या मिल गया, 0 डिग्री या फिर पाई, क्योंकि तभी तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिल रहा है। तो A माइनस डी और B माइनस सी एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। तो चलते हैं इसके सेकेंड ऑप्शन पे क्वेश्चन के। अब जो सेकेंड ऑप्शन के अंदर में सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है, चतुष्फलक का आयतन निकालना है। तो चतुष्फलक का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू 1/6 ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ OA OB OC। तो हमें OABC गिवन है, तो सबसे पहली बात हम OA OB OC निकाल देते हैं। तो OA क्या हो जाएगा, A वेक्टर माइनस O वेक्टर, तो O 0 0 0 है, तो A निकालना बहुत इजी है। क्या मिल जाएगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। ऐसे ही OB क्या आ गया मेरे पास, OB वेक्टर, ये वेक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो OB वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, और OC वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। तो अब ये हम सॉल्व करते हैं इसको, तो V की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगी, 1/6। अभी OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर जो ये जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट दे रखा है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो होता है OA वेक्टर डॉट OB क्रॉस OC। तो हमें OB क्रॉस OC निकालना है सबसे पहले। तो OB क्रॉस OC क्या होगा, तो OB क्रॉस OC के लिए मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाया डिटरमिनेंट फॉर्म में, I कैप J कैप K कैप। तो OB है 2 1 3, OC है 1 1 2। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 हुआ माइनस का I कैप। J कैप के लिए 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 1 J कैप, प्लस K के लिए 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ, प्लस का 1 K कैप। तो OB क्रॉस OC हमें मिल चुका है, और OA भी हमारे पास है। तो OA कितना हो गया, OA हमारे पास है I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप डॉट OC कितना है, माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कराना बहुत सिंपल होता है। तो I का I के साथ डॉट, J का J के साथ डॉट और K का K के साथ डॉट, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/6 इंटू 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -1 माइनस का 2, एंड 1 इंटू 1 1। तो -1 से +1 कैंसिल, तो -2/6 यानी कि -1/3, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो हम प्लस में लेंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1/3 1/3
एंड यूनिट क्यूब। तो ये हमें आंसर मिल गया यहाँ से 1/3 यूनिट क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, निम्न रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आलेख्य विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमारे पास जो ये प्रॉब्लम दे रखी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है, हमें इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है अधिकतम z इक्वल्स टू 20x + 30y, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है z की, जहाँ पे z जो है वो है 20x + 30y। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये व्यवरोध दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट्स तो जो दे रखे हैं इनइक्वलिटीज़ की फॉर्म में, हम उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी x + 2y = 20, और जो दूसरी इक्वेशन होगी वो होगी 3x + 2y = 30। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में इन दोनों लाइन को हम शो करेंगे। तो फर्स्ट लाइन है हमारी x + 2y = 20। तो इसको शो करने के लिए हमने एक बार y 0 रखा तो हमें x मिला 20, रफली मैंने ले लिया 20,0 पॉइंट। और अगर मैंने एक बार x को 0 रखा तो y मुझे मिला 20/2 यानी कि 10, तो ये हमारे पास आ गया 10, तो 0,10। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर मुझे ये रेखा, ये लाइन जो है वो मुझे मिल जाएगी। ये अपन को पास ये लाइन मिल गई, ठीक है। तो ये मिल गई x + 2y = 20 वाली लाइन, x + 2y = 20 वाली लाइन हमें ये मिल गई। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है 3x + 2y = 30। तो y मैंने अगर 0 रखा तो मुझे x मिला 30/3 यानी कि 10, तो 10,0 एक पॉइंट ये हो गया। और अगर मैंने एक बार x 0 रखा तो y मुझे मिला 15, तो ये मिल गया अपन को 0,15। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर हमें दूसरी लाइन भी मिल जाएगी, ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर देते हैं, जोन क्रिएट कर लेते हैं कि ये जो कंस्टेंट जो दे रखे व्यवरोध है वो कौन से जोन में आ रहे हैं। तो पहली लाइन की बात करते हैं x + 2y = 20। तो ये लाइन जो है ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसमें एक में ओरिजिन है और दूसरा ओरिजिन के दूसरी साइड वाला, लाइन के दूसरी साइड वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन इस कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन यानी कि 0,0, तो हमने अगर इस कंस्टेंट के अंदर ये 0,0 की वैल्यू रखी तो हमें क्या मिलता है, 0 + 2 × 0 = <20। तो क्या 0 20 से छोटा है? हाँ, ये 0 20 से छोटा होता है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट जो हमारे पास व्यवरोध है उसका हमने डायग्राम ये वाला बना दिया, जो लाइन थी हमारे पास मैंने इसको एरो से डिनोट कर दिया, ठीक है। सेकंड हमें दे रखा 3x + 2y <= 30, तो हमने इसमें भी 0,0 रखा। तो 0 + 0 <= 30, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका भी जो जोन है वो 0, जिस जोन के अंदर 0 है वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा रीजन होगा। फिर हमें ये कह रखा है x > 0, y > 0। इसका मीनिंग तो हमें मालूम है, ये तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, पहला चतुर्थांश ही होता है जहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरा आंसर होना चाहिए, और यहाँ पर जो है वो इन दोनों का कॉमन भी होना चाहिए, जो दोनों व्यवरोध ऊपर वाले दे रखे हैं उनका कॉमन भी होना चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो जोन मिल जाएगा वो ये वाला जोन होगा, जो मैं इसको शेडेड कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास जोन आ गया, जो कॉमन हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो ये मेरा जोन आ चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे जोन हम इसको निकालते हैं, कैसे ये शेडेड एरिया आता है। अब बात करते हैं मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने की। तो हमें क्या होना चाहिए कि जो जोन आ चुका है, जो शेडेड एरिया हमें आया है, उसके सारे पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हमें मालूम होने चाहिए। तो 3 कॉर्नर पॉइंट हमें मालूम है, ये वाला है 0,10, ये है 0,0, ये है 10,0। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, ये क्या होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन दोनों लाइन का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूँ, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 2y से 2y कैंसिल हुआ, 3x - x और 2x और 30 - 20 हुआ 10। तो 2x = 10, तो x = क्या मिल गया हमें 5। और अगर x 5 है तो x की वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है 20 - 5 यानी 15/2 7.5। तो आप इसको रफ पेपर पे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो 5,7.5 हमें ये चीज़ मिल चुकी है। फिर हम एक बनाएंगे टेबल। उस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को रखेंगे। तो इन पॉइंट्स को मैंने रखा, तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है 0,0। फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है 10,0।
फिर तीसरा 0,10 और फोर्थ मेरे पास है 5,7.5। ये हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो जेड मेरे पास जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो जेड क्या है, जेड मेरे पास है 20x प्लस 30y। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट पर चेक करेंगे कि जेड क्या क्या आता है। तो जो जेड मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो जेड निकालते हैं, तो पहला हमने जेड निकाला 0,0 के लिए, तो 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आया। 10,0 के लिए अगर निकाले तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 इंटू 10 यानी कि 200 प्लस 30 इंटू 0 यानी कि 0। तो 200 प्लस 0 कितना हुआ, 200। थर्ड के लिए निकाले 0-10 के लिए, तो 20 इंटू 0 0, 30 इंटू 10 300, तो 0 प्लस 300 इक्वल टू 300। और जो 5,7.5 के लिए है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 7.5 30 इंटू 7.5, तो 20 इंटू 5 हुआ 100 और 30 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा, तो 0 और पॉइंट को हमने हटा लिया, तो 75 इंटू 3 ये होता है 225। तो 100 प्लस 225 कितना हो गया, 325। कितना हो गया, 325, 325, 325 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल गई, 325 जो मेरा आंसर आएगा। और यहाँ x और y हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू आई है 5, y की वैल्यू क्या आई है 7.5। तो इन x y की वैल्यू के लिए x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7.5 के लिए मुझे z का मैक्सिमम मान मिल रहा है, मैक्सिमाइज हमें z मिल रहा है, वो कितना है 325। कितना है वो 325, ये मेरा यहाँ पर आंसर हुआ। ठीक है, तो आंसर हुआ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7.5 के लिए z हमें मैक्सिमाइज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 325 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, देन प्रूव डैट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें क्या चीज़ गिवन है वो हम एक बार पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t, और एक चीज़ हमें गिवन है एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब इनको देख के मुझे एक चीज़ तो याद आती है कि t माइनस 1/t और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो ये एक दूसरे के स्क्वायर के रूप में रिलेटेड हो सकते हैं। सेकंड थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इनमें मैं एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। चलो चेक करते क्या करें। हमने क्या किया कि लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, क्यों ऐसा करने से मुझे एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 मिलेगी। तो इसको मैंने ब्रैकेट खोला तो मुझे क्या मिलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू टी इंटू 1/t, तो t इंटू 1/t कैंसिल हो गया, तो 2 ही बचा हमारे पास। और ये कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2। ये हमें चीज़ मिल गई। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो एक हमें ये कंडीशन मिल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। अब हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, तो इसको मैं एक अलग से वापस इस पेज को इरेज करता हूँ, फ्रेश करता हूँ पेज को, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें डाटा मिला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो प्रूव करना है उसके अंदर d2y/dx स्क्वायर है, dy/dx है, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन तो करना ही पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहली बार करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हुआ 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज,
फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज और वाई स्क्वायर का डिफरेंस हुआ 2y dy/dx, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू -1 का कितना हो गया 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब अगर ध्यान से देखें इन दोनों में तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर से y प्लस x dy/dx इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 2xy इंटू वाई प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें मिली। तो 2xy को हम मान लेते हैं कि ये नॉन जीरो नंबर है, तो जीरो के अंदर चले गए डिवाइड के अंदर, तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, हमें मिलेगा y प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू 0। जो 2xy को मैंने ट्रांसफर कर लिया, जीरो के डिवाइड में चला गया तो 0 मिल गया हमें। फिर हमने इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन किया, तो y का डिफ्रेंसिएशन हुआ dy/dx, फिर x इंटू dy/dx के लिए क्या लगेगा, u इंटू वी वाला रूल, x का डिफ्रेंसिएशन 1 dy/dx एज इट इज, x एज इट इज, और dy/dx का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, और 0 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो dy/x प्लस dy/dx कितना हो गया 2 dy/dx प्लस x d2y/dx स्क्वायर। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, जो बड़ा डिफ्रेंसिएशन है उसको मैंने आगे ले लिया d2y/dx स्क्वायर को, और 2 dy/dx को मैंने बाद में लिख लिया, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यही चीज़ हमें एक्चुअली प्रूफ करने का बोला था और हमने इसको प्रूफ कर दिया कि क्या आया, x d2y/dx स्क्वायर प्लस 2 dy/dx इक्वल टू कितना मिल गया, हमें 0 मिल गया। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, हमें मान निकालना, हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल x sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और लिमिट है उसकी 0 to पाई। तो सिंपल सी बात है, x और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमने लगाई किंग थ्योरम। किंग थ्योरम में क्या करते हैं कि x को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, लिमिट्स होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लिया मैंने इंटीग्रल को i हमें दे रखा है 0 to पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब हम क्या करते हैं कि x की को रिप्लेस कर दिया मैंने 0 प्लस पाई माइनस एक्स है ना, a है 0 b है पाई, तो इसको रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 0 प्लस पाई माइनस एक्स से। तो हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल्स टू लिमिट वही रहेगी 0 to पाई, तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स ही होता है, पाई नो चेंज, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो कॉस ही रहेगा लेकिन माइनस का आएगा, माइनस कॉस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर होके वापस वो प्लस बन जाएगा, तो चीज़ हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा i प्लस आई 2i, मैंने 1 और 2 को क्या कर दिया ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला i प्लस आई 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड में, क्योंकि लिमिट सेम है विथ रेस्पेक्ट जो इंटीग्रेशन करे dx वो सेम है, तो अंदर वाला डाटा भी एडअप हो जाएगा। तो एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो ऊपर अंश है वो है साइन एक्स और पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो ऊपर मुझे ब्रैकेट में मिला एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और साथ में dx। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमें 2i क्या मिल गया 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें अब i की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का हमने उधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये जो 2 है उधर जाके 1/2 बन गया, तो 1/2 0 to पाई, और इस पाई को भी मैंने बाहर ले लिया, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, तो पाई/2 अंदर मिला साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये चीज़ हमें मिल गई। अब इसको एक वापस अपन फ्रेश पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें i मिल गया था, i इक्वल टू पाई/2 इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब सिंपल सा दिख रहा है कि अगर हम cos x को t मान ले तो ऊपर sin x dx दे रखा है, यानी कि dt में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया, cos x को माना t, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx, और t का डिफरेंस कितना हुआ dt।
अब इसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट जो पहले x इक्वल टू 0 थी वो क्या हो जाएगी कि cos 0 बराबर t, यानी कि t हो जाएगा cos 0 यानी कि 1। और जो पहले लिमिट पाई थी तो अब हो जाएगा cos पाई इक्वल टू टी, यानी कि t इक्वल टू cos पाई कितना होता है -1। तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, चेंज हो गई। तो हमें i कितना मिल गया, लिमिट हो गया 1 to -1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स आ रहा है डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन रहा है। हमें मालूम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स। तो ऐसे ही 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी हो जाएगा। अब एक बार हम पहले क्या करते हैं, इस माइनस को हम अगर लिमिट्स को मैं इंटरचेंज कर लूँ 1 to -1 की जगह -1 to 1 ले लूँ तो माइनस बाहर आएगा और एक माइनस पहले से दे रखा है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक सेकेंड, हमने यहाँ पे π/2 लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पर भी π/2 है और जो हमें आंसर मिलने वाला अब हमने लिखा π/2। फिर tan इनवर्स टी, तो टी की जगह 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस फिर लोअर लिमिट हम रखेंगे tan इनवर्स -1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लिख रहा हूँ। हमें क्या मिलेगा π/2 टाइम्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 45 डिग्री माइनस tan इनवर्स -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, वापस tan इनवर्स 1 बना तो π/4। तो π/4 प्लस π/4 कितना हो गया π/2 और बाहर भी π/2 है तो π/2 इंटू π/2 कितना हो जाएगा π²/4। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर। तो ये 27 क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया π²/4। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है अवकल समीकरण x टाइम्स x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू वाई टाइम्स x प्लस वाई डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x का हल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 28 के, जो पहला है अवकल समीकरण x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स का सॉल्व हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम अगर इसको सॉल्व करने की ट्राई करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इनके ब्रैकेट को खोलूँ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई एक्स, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो हर बार जो है वेरिएबल की पावर 2 दिख रही है। तो यहाँ में यानी कि ये होमोजीनियस वाला बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन को x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई। सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दी, ये डी वाई है और यहाँ पे ये डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी ये डी एक्स इधर आया और डी वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में एक्स इंटू एक्स माइनस वाई है इसका मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट्स को खोले तो वाई इंटू एक्स एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमें चीज़ मिल गई। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वाई की जगह हम पुट करते हैं वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन हुआ डी वाई बाई डी एक्स, वी इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 वी एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ और वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। तो ये चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने रखा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। तो एक्स इंटू वाई कितना है वी एक्स, वाई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, अब इसको वापस रिफ्रेश करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया था, हमें मिला था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा कॉमन, ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे भी कॉमन आ रहा है। तो ऊपर मुझे मिल गया v प्लस वी स्क्वायर और नीचे मिल गया मुझे 1 माइनस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो v है उसका ट्रांसफर मैंने राइट हैंड साइड में किया तो मुझे क्या मिलेगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू
वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। एलसीएम लिया तो 1 माइनस वी इंटू वी प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी माइनस वी इंटू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। तो वी से वी कैंसिल, तो ऊपर मिला वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2 वी स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस वी। तो अब क्या करते हैं हम, डी वी के साथ वी वाले और डी एक्स के साथ एक्स वाले। तो ये जो राइट हैंड साइड में पूरा 2 वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में डी वी के साथ लेके गया तो ये पलट जाएगा। तो पलटने में क्या मिलेगा, 1 माइनस वी अपॉन 2 वी स्क्वायर इंटू डी वी, और जो एक्स अपॉन डी एक्स इधर है तो वो ट्रांसफर हुआ उधर, तो मिला डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट अब थोड़ा सा और इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, तो 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 2 वी स्क्वायर कितना हो गया, 1 अपॉन 2 वी, बाहर है डी वी और इधर डी एक्स अपॉन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो हमें मिला है अभी 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 वी डी वी और डी एक्स अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट हमने किया तो 1/2 एज इट इज़, और वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा -1 अपॉन वी। तो -1 अपॉन वी और जो 2 पहले से था वो एज इट इज़, फिर -1/2 वी, तो 1/2 एज इट इज़, और 1/वी का होगा लॉग वी, डी एक्स अपॉन एक्स का हुआ लॉग एक्स, और जो कांस्टेंट आएगा हमने उसको लिख दिया लॉग सी। ओके स्टूडेंट्स, अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मिल जाएगा 1/वी माइनस का लॉग वी इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग सी। ठीक है, तो -1/वी एज इट इज़। अब माइनस लॉग वी को मैं उधर लेके गया तो प्लस का लॉग वी बन गया, तो हमें क्या क्या मिल गया, देखो 2 लॉग एक्स प्लस लॉग वी प्लस 2 लॉग सी। तो 2 लॉग सी एक नया कांस्टेंट हो गया, तो उस पहले वाले सी को मैं सी डैश बोल देता हूँ। तो अब जो 2 लॉग सी डैश आया ये एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने लॉग सी कह दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अब मिल गया -1 अपॉन वी इक्वल्स टू, तो 2 लॉग एक्स को मैं लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वी प्लस लॉग सी, ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वी इंटू सी, ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ पर। फिर लॉग हटाने के लिए हमने एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग लेने पर हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वी सी इक्व टू ई टू द पावर -1/वी। और अब हम v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या माना था, हमने माना था y इक्व टू वी एक्स, हमने माना था y इक्व टू वी एक्स। तो v कितना हो गया, v हो गया y अपॉन एक्स, v कितना हो गया y अपॉन एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू सी इक्व टू ई टू द पावर माइनस, वी है y अपॉन एक्स, तो 1/v कितना हो गया x अपॉन वाई। x कैंसिल हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने एक लाइन इरेज कर दी यहाँ पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई इंटू सी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, कुछ बड़ा क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था, होमोजेनियस यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही थी। फिर चलते इसके सेकंड ऑप्शन पे इस क्वेश्चन के। तो सेकंड ऑप्शन में आपको वापस एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस वाई इक्वल टू tan x। तो हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर एक्स का पूरी इक्वेशन के अंदर हम कर लेते हैं डिवाइड, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, वो होगी dy/dx प्लस, तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई बर्नौली की। तो यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा IF, जो कि कितना होता है e टू द पावर, y का कॉफिशिएंट कौन है sec स्क्वायर एक्स, तो हमने लिखा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो हमें क्या मिल गया e की पावर tan x, ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रल फैक्टर। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो अब जो इसका आंसर होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, वो था हमारा e की पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर यानी कि e की पावर tan x इंटू इक्वल में हमारे पास क्या था tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है
dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में जो इतना बड़ा टर्म है इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, साइड में इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे निकालना है e की पावर 10x इंटू 10x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो अगर मैं 10x को t बोलता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर t इंटू टी। तो अगर 10x को t बोला है तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। तो ये हो गया यहाँ पे। अब e की पावर t इंटू टी का जो इंटीग्रेशन वो होता है e की पावर t इंटू टी माइनस 1, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 10x, तो e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट c, क्योंकि इंडिफिनाइट इंटीग्रल है यहाँ पर। तो y इंटू ई की पावर 10x इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड हमें क्या मिल गई, e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सी। अब आप चाहो तो पूरी इक्वेशन में e की पावर 10x का डिवाइड कर सकते हो, वो भी आंसर करेक्ट होगा, और जो हमने अभी ये आंसर निकाला है ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये मिल गया हमें 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 2 ऑप्शन क्वेश्चन थे, तो जनरली आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा कम लेंथ ही है और इजीली इसका आंसर भी निकल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। एक पॉइंट P है 1,1,3। इस पॉइंट से एक लाइन x माइनस 4/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z माइनस 2/-1 पर डाले गए लंब का पाथ ज्ञात करना है, यानी कि उसमें परपेंडिकुलर जो इस पर ड्रॉ कर रखा है उसका फुट हमें फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और साथ में उस दिए गए बिंदु से इस रेखा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें निकालनी है, लंबवत दूरी भी हमें निकालनी है। तो इसका डायग्राम बना ले। तो एक्चुअली पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन है, एक पॉइंट दे रखा है P। इस पॉइंट P से मैंने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये जो इस पर आया है इस लाइन पर पॉइंट Q, मैंने मान लिया Q है, तो इस Q के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मुझे PQ फाइंड करनी। ये 2 काम करने हैं, एक तो मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट Q निकालना है, और एक PQ फाइंड करना है। P हमें क्या गिवन है, ये है 1,1,3। लाइन हमें क्या दे रखी है, ये है x माइनस 4/2 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z माइनस 2/-1। ठीक है, इस लाइन पर कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस टाइप से होगा कि x माइनस 4/2 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z माइनस 2/-1 इक्वल टू, मैं कर देता हूँ लैम्बडा। तो उस कैसे भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्बडा की फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। तो x माइनस 4/2 और लैम्बडा को अगर लेता हूँ तो मुझे x मिलता है 2 लैम्बडा प्लस 4, y/1 और लैम्बडा को लेता हूँ तो y मुझे मिलता है लैम्बडा, और z माइनस 2/-1 को लेता हूँ तो मुझे z मिलता है माइनस लैम्बडा प्लस 2। यानी कि इस q के कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं लैम्बडा की टर्म्स में हमारे पास आएंगे 2 लैम्बडा प्लस 4 कॉमा लैम्बडा कॉमा माइनस लैम्बडा प्लस 2। तो अगर मैं q के लिए लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर दूं तो मुझे q कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जैसे q कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं p और q के बीच के डिस्टेंस निकाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करते हैं। लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, वो है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि PQ जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है वर्ड तो हमारे दिमाग में आता है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि A डॉट B होता है 0 अगर A और B एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक बार इस लाइन PQ के मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल देता हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं कि PQ डॉट में कर देता हूँ इस लाइन को, तो इनके बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो PQ का जो है वो डायरेक्शन रेशियो कितना है, वो इन दोनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो Q का 2 लैम्बडा प्लस 4 और P का 1, तो डिफरेंस किया तो मुझे मिला 2 लैम्बडा प्लस 3 आई कैप। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ PQ को, प्लस लैम्बडा माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस लैम्बडा प्लस 2 माइनस 3, तो ये मिला माइनस लैम्बडा माइनस 1 के कैप। तो ये तो आ गया PQ वेक्टर। अब इसका डॉट कराना है लाइन से, तो लाइन का क्या 2 1 माइनस 1 ये डायरेक्शन रेशियो, तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया तो ये मिला 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू में मालूम है 0 होगा क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं इनका डॉट करवाता हूं तो डॉट के लिए क्या होगा, आई का आई कैप से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे के कोफिशिएंट का जे कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई से, और के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आई का दे रखा है 2 लैम्बडा प्लस 3 और सेकंड में दे रखा है 2, तो हमें मिला
2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 3, फिर लैम्बडा माइनस 1 इंटू 1, तो लैम्बडा माइनस 1 ही मिला, फिर माइनस लैम्बडा माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, तो क्या मिल जाएगा लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू लिख लेता हूँ कैलकुलेट करके। 2 इंटू 2 4 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा तो 6 लैम्बडा हो गया, और कांस्टेंट है 3 इंटू 2 6, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो 6, 6 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो लैम्बडा आ गया -1। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई -1। अभी लैम्बडा की जो -1 वैल्यू आई है वो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट में रखता हूँ, तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और फिर हम डिस्टेंस भी निकाल देंगे। तो हमारे पास लैम्बडा जो है वो कितना आ गया, लैम्बडा मुझे मिल गया -1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 4, यानी कि -2 प्लस 4, क्यों लैम्बडा -1 है, फिर लैम्बडा यानी कि -1, फिर माइनस लैम्बडा प्लस 2 यानी कि -1 प्लस 1 प्लस 2। तो ये जो जो अपने पास कोऑर्डिनेट मिल गया वो हो गया 2, -1, 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गया क्यू। अब पी क्यू की बात करें डिस्टेंस की, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। p हमें दे रखा है 1,1,3 और q हमारे पास है 2,-1,3। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस -1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 3 माइनस 3 का यानी 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, तो √5 हमें मिल गया आंसर। डिस्टेंस कितनी आ गई √5। क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -1,3 और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास मिल गई √5। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 3 में से 2 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ओके, और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है वो है, एक कलश में 4 सफ़ेद और 2 लाल गेंदे हैं। दो गेंदों के यादृच्छिक निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बटन और इसका माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है कि A man is known to speak truth 2 out of 3 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually 6. और सेकंड में हमें फाइंड करना है एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मीन। तो चलते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चन पर। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको अपन वापस एक बार रीड कर लेते हैं कि हमें एक व्यक्ति दे रखा है, वो क्या करता है 3 में से 2 बार सत्य बोलता है। तो 3 में से 2 बार सत्य बोलता है यानी कि सच बोलने की उसकी आदत कितनी है, हर 3 बात में से 2 बात। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 2/3। ओके, और सच नहीं बोलने की कितनी होगी 1/3। सच बोलेगा 2/3 बार और सच नहीं बोलेगा 1/3 बार। फिर एक पासे को उछालता है और पासे पर आने वाली संख्या 6 ऐसा बताता है। तो पासे पर संख्या 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है ना, एक ही नंबर होता है 6, 1 2 3 4 5 6 में 6 आए तो 1/6, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये बताना है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो वो आदमी एक पासे को उछालता है, वो व्यक्ति पासे को उछालता है और हर बार बोलता है कि उस पर 6 आ रहा है। अब हमें मालूम है वो सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। ठीक है, तो वो बोलेगा तो यही कि वो 6 आ रहा है। ठीक है, वो क्या बोलेगा 6 आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जो मेरा आंसर होगा वो क्या होता है, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहा हूँ। फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं याद तो फॉर्मूले याद कर लेना। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैं एक ही फॉर्मूला यूज़ में ले रहा हूँ, वो है फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर याद कर रखा है। तो पहले मैं बात करता हूँ टोटल केस की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आदमी ये तो बोलेगा हर बार कि 6 आ रहा है, तो या तो वो सच बोल रहा है कि 6 आ रहा है या फिर झूठ बोल रहा है कि 6 आ रहा है। तो पहली बात करते हैं सच बोल रहा है कि 6 आ रहा है। तो अगर आदमी सच बोल रहा है तो सच बोलने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, तो हमने लिखा 2/3। सच बोल रहा है कि 6 आ रहा है, तो सच बोला तो सच में 6 आ रहा है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। एक ही केस में जाते तो मल्टीप्लाई, और जैसे केस चेंज करते हैं तो प्लस हम लिखेंगे। तो पहला केस यह था कि आदमी सच बोले कि 6 आ रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। दूसरा केस तो मैंने प्लस लगाया कि झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/3। झूठ बोल रहा है कि 6 आ रहा है यानी कि 6 नहीं आ रहा है, झूठ बोला ना उसने, तो उसने बोला कि 6 आ रहा है जो कि झूठ है, यानी कि 6 नहीं आ रहा है। तो 6 नहीं आ रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/6।
क्योंकि 6 नहीं आ रहा है। अब हमारा फेवर में केस कौन सा है कि सच में 6 आ रहा है, तो सच में तो 6 तब आएगा जब वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने वाला हमारा केस फेवरेबल केस है, तो हमने ऊपर लिख दिया 2/3 इंटू 1/6। ठीक है, तो 3 इंटू 6 3 इंटू 6 3 इंटू 6 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर मिला 2 इंटू 1 2 और नीचे हमारे पास है 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 1 5। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 2/2 प्लस 5, यानी कि 2/7 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इस समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। फिर बात करते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की, जो सेकंड ऑप्शन में जो इसके क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। वो है क्वेश्चन है, एक कलश में 4 सफ़ेद और 2 लाल गेंद हैं, टोटल 6 बॉल्स हो गई कुल मिला के। 2 गेंदों के यादृच्छा निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो आपको 2 बॉल्स निकालने में बताना है कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक इवेंट मान लेते हैं एक्स, उसका मतलब यही है कि लाल बॉल आ रही है, रेड बॉल्स आ रही है। तो जब 2 बॉल निकाल रहा हूँ तो रेड बॉल क्या क्या आ सकती है, एक भी रेड बॉल नहीं आए, एक रेड बॉल आए और दोनों के दोनों रेड बॉल आ जाए। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स, दोनों बॉल रेड नहीं आ रही, मतलब पहली बॉल निकाली वो भी वाइट आ रही है, दूसरी बॉल निकाली वो भी वाइट आ रही है। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी देर की है, टोटल है 4 + 2 यानी कि 6। ठीक है, तो पहली बॉल वाइट आए तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 4/6। दूसरी बॉल भी वाइट आए तो 4 में से एक वाइट बॉल पहले आ चुके हैं, तो वाइट बॉल बची 3 और टोटल बॉल बची 5। ओके, दूसरा केस लेते हैं, एक बॉल हमारे पास रेड आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले तो एक भी वाइट नहीं आ रही थी, एक भी रेड नहीं आ रही थी, मतलब दोनों के दोनों वाइट आ रही थी। फिर है कि एक रेड आए, एक्स का मीनिंग मैंने लिख दिया रेड आना, रेड बॉल आना। ओके, 0 मतलब दोनों वाइट आ रही है, एक भी रेड नहीं आ रही। 1 मतलब एक रेड आ रही है, तो पहली बॉल निकाली और वो रेड आ जाए तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/6 इंटू दूसरी बॉल निकाली वो वाइट आ जाए, क्योंकि रेड नहीं आनी, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 4 और एक बॉल कम हो चुकी है 5। ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली बॉल वाइट आए यानी कि 4/6 इंटू दूसरी बॉल रेड आए यानी कि 2/5, है ना, ये दोनों केस हो गए। फिर बात करते हैं हम कि दोनों बॉल रेड आए, यानी कि पहली बॉल भी रेड आए तो 2/6 इंटू दूसरी बॉल भी रेड आए यानी 1/5। ठीक है, तो ये इसको हम हल्का सा वापस सही ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x मेरे पास था, इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ 0 1 and 2। तो 0 आएगा 4 × 3 12/6 × 5 30, 12/30। 1 के लिए आ रहा है 2 × 4 8 और नीचे भी 4 × 2 8, तो 8 + 8 हुआ 16/30। थर्ड में आ रहा है 2/6 × 1/5 यानी कि 2 × 1 2/30। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है गलत, उसका चेक करने का एक तरीका ये है कि जो भी आपने पी ऑफ एक्स निकाला है यहाँ पर उन सबको ऐड करो। अगर ऐड करने पर 1 आ रहा है मीन्स आपने राइट काम किया है। जैसे मैंने ऐड किया 12/30 + 16/30 + 2/30, तो 12 + 16 18 और 2 30, 30/30 1, मीन्स हमने ये राइट काम किया है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकाल दिया, अब निकाल देते हैं इसका मीन यानी कि माध्य भी निकाल देते हैं। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन x × पी ऑफ एक्स। तो अब हमें क्या करना है कि x और पी एक्स का आपस में गुणा करवाना है, x और पी एक्स का आपस में गुणा करवाना है, फिर इनको एडअप कर लेना है। तो यही हम काम करते हैं, 0 × 12/30 प्लस 1 × 16/30 प्लस 2 × 2/30। तो 0 × समथिंग 0 प्लस 16/30 प्लस 2 × 2 4/30, तो 16 + 4 हुआ 20, तो 20/30, 0 से 0 कैंसिल, तो 2/3 कितना हुआ 0.67 अप्रॉक्सीमेट। तो हमें मीन कितना मिल गया, हमें मीन मिल गया 0.67, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बना लिया और इसका मीन भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये है अपना कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।